सो अप टू लास्ट क्लास हमने याद दिलाऊं, संडे लास्ट टॉपिक क्या था? संडे वाली क्लास में लास्ट टॉपिक क्या था? कोई है जो संडे था क्लास में? मिक्स ग्रुपिंग कंप्लीट कर दिया था मैंने, मिक्स ग्रुपिंग पूरा। आयशा, मिक्स ग्रुपिंग कंप्लीट कर दिया था। अनु, नितीश। जो लोग संडे नहीं थे, बस एक न्यूमेरिकल मुझे कराना है, शायद वो न्यूमेरिकल आप लोगों को परेशान करे, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करें। नहीं जैद, ये जो बैच है ना जैद, इसकी क्लास होती है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे। ये 4 दिन क्लासेस है। ट्यूसडे थर्सडे क्लास है 4 to 5:30। सैटरडे संडे क्लास होती है 5:30 to 7, सॉरी मॉर्निंग 9 to 10:30। So, क्वेश्चन है 8 identical cells each of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm are connected to external resistor of पहले आपको एक्सटर्नल रेजिस्टर दिया हुआ है 100 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपको कैपिटल आर दिया है, कैपिटल आर इज 100 ओम। फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है 0.01 ओम। फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है आप 0.5 ओम। तो सजेस्ट type of grouping for each resistor and maximum current in each case. Maximum current in each case. So देखिए नेक्स्ट सोल्यूशन देखिए इसमें। तो आपके पास 8 सेल्स हैं, हर सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, एक्सटर्नल अलग अलग रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। हर केस में आपको टाइप ऑफ ग्रुपिंग चूज करनी है कि कहाँ पर हम सीरीज यूज करेंगे, कहाँ पैरेलल, कहाँ मिक्स ग्रुपिंग होगी। सो देखो एक्सटर्नल 100 ओम, फर्स्ट पार्ट जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 100 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। सो एक्सटर्नल बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू इंटरनल। सो ये हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग ग्रुपिंग कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है इंटरनल से, so the grouping which we prefer is series. So if external resistance is large as compared to internal resistance, so the grouping that we prefer is series grouping. In series grouping, current का expression था it's NE by R plus NR. ये हमने डिस्कस किया था कि अगर ग्रुपिंग सीरीज है तो करंट हो गया इट्स NE by R plus NR. N is number of cells. कितने सेल्स हैं? 8. E हर एक सेल का EMF which is 2 volt.
स्मॉल आर और कैपिटल आर पता है, सारी वैल्यूज रख दो। सो ये आ जाएगा 8 इंटू 2 बाय कैपिटल आर विच इज 100 प्लस n विच इज 8 इंटू स्मॉल आर विच इज 1। सो करंट का एक्सप्रेशन होगा 16 बाय 108। जो करंट फ्लो करेगा सीरीज में दैट इज 16 बाय 108। यहाँ मुझे डाउट्स बताइए, नासिर, शगुन, अरमान, खुरम, भाई बताओ यहाँ तक क्लियर है? देखो अरमान, तुम्हें 8 सेल्स दिए, हर सेल का जो ईएमएफ है दैट ईएमएफ इज 8, 2 वोल्ट, 8 सेल्स हैं आइडेंटिकल, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने ले लिया दिस इज 100 ओम। और इस केस में इसका मतलब है कि फर्स्ट में R100 है, स्मॉल r1 है, तो दिख रहा है ना कि 101 से 100 टाइम्स, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बहुत ज्यादा। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बहुत ज्यादा है, मैंने आपको सिखाया था कि जो ग्रुपिंग हम प्रीफर करते हैं दैट इज सीरीज ग्रुपिंग, तभी करंट मैक्सिमम होगा। और ये एक्सप्रेशन भी मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था कि सीरीज ग्रुपिंग में करंट का जो एक्सप्रेशन है दैट इज NE बाय R प्लस NR। तो फिर मैंने जस्ट वैल्यूज रखी है, NE, कैपिटल R, स्मॉल r, ये वैल्यूज रखी है। अरमान क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड देखिए, अब जो एक्सटर्नल दिया है, एक्सटर्नल इज 0.001, सो एक्सटर्नल इज वेरी लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर एक्सटर्नल इंटरनल से कम है तो आप जो ग्रुपिंग प्रिफर करोगे दैट ग्रुपिंग इज पैरेलल। और पैरेलल ग्रुपिंग में भी मैंने करंट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था, इट्स ME बाय M इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, where M are number of cells, तो M8 है, is EMF of each cell which is 2 volt। सो जो I होगा, यहाँ वैल्यू रख दो, M की जगह 8 रख दो, E की जगह 2 रख दो, सो इट्स 8 इंटू 0.001 प्लस स्मॉल r is 1, so I is 16 divided by, तो ये आ गया 1.008। थर्ड देखिए, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है, अब थर्ड पार्ट में एक्सटर्नल, ये बताओ सेकंड पार्ट क्लियर है? किसी को डाउट सेकंड में? सेकंड पार्ट का कोई डाउट किसी का? सेकंड पार्ट का कोई डाउट नहीं है, क्लियर। थर्ड पार्ट देखिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थर्ड पार्ट में दिया है 0.5, एक्सटर्नल, देखो जीशान, कैपिटल R दिया है 0.001, इंटरनल रेजिस्टेंस देखो गिवन है, इंटरनल है 1 ओम, तो एक्सटर्नल इंटरनल से बहुत कम। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बहुत कम आ जाता है तो आप जो ग्रुपिंग प्रिफर करोगे दैट ग्रुपिंग इज पैरेलल। और पैरेलल ग्रुपिंग में करंट होगा इट्स ME बाय M इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, where M are number of cells, 8 cells, and E is EMF of each cell, 2 volt। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 8 इंटू 2 बाई 8 इंटू 0.001 प्लस। निशान सिर्फ मैंने ये पैरेलल का एक्सप्रेशन यूज किया है, और इस एक्सप्रेशन यूज करने का डिसीजन यहाँ से आया कि अगर एक्सटर्नल इंटरनल से बहुत कम होता है तो हम पैरेलल ग्रुपिंग प्रेफर। ठीक है निशान? अच्छा जीशान, मुझे बताओ, एक्सटर्नल 0.5 है, इंटरनल 1 है, क्या रिलेशन है एक्सटर्नल और इंटरनल में?
एक्सटर्नल बहुत ज्यादा है इंटरनल से, बहुत कम है इंटरनल से, ये लिखोगे या ये लिखोगे कि ऑलमोस्ट इक्वल, कंपेरेबल? निशान, एक्सटर्नल 0.5 है, इंटरनल 1 है, तो उसे आप क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल बहुत कम है इंटरनल से और एक्सटर्नल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इंटरनल। निशान, अयान बस ये फर्स्ट क्वेश्चन है। बहुत कम नहीं है, देखो निशान फर्क कितने का है, 1 और 0.5 में डबल का ही तो फर्क है, तो ये बहुत कम वाला केस नहीं है, कंपेरेबल है। 1 और 0.5 ठीक है, 0.5 कम है लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि 100 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है, ट्वाइस ही तो है बस। तो आप ये लिख सकते हो कैपिटल आर इज कंपेरेबल टू स्मॉल आर, कंपेरेबल। निशान समझ में आया? अगर ऐसा है ना कि एक 1 दिया हुआ है दूसरा 2 दिया है, या एक 0.5 दिया है दूसरा 1 दिया है, एक 1 दे दिया एक 3 दे दिया, ये कंपेरेबल है। लेकिन अगर एक 1 दे दे एक 100 दे दे तो फिर बड़ा डिफरेंस है। यहां तक बताओ मुझे, इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर ये कंपेरेबल है तो फिर जो ग्रुपिंग हम प्रीफर करते हैं दैट्स मिक्स ग्रुप। अगर ये कंपेरेबल है तो जो ग्रुपिंग हम प्रीफर करोगे दैट ग्रुपिंग इज मिक्स ग्रुप। तो मिक्स ग्रुपिंग में करंट का एक्सप्रेशन लिखा था एम एन ई, हाँ शगुन 100 एंड 200 भी कंपेरेबल है, बाय एम आर प्लस एन। तो ये करंट का एक्सप्रेशन होगा एम एन ई बाय एम इंटू कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर। अब ई तो पता है आपको, ई 8 है, सॉरी ई 2 वोल्ट है, स्मॉल आर 1 ओम है, कैपिटल आर इज 0.5 ओम। बट सारी प्रॉब्लम एम और एन के साथ है, एम नहीं पता, एन नहीं पता। वैसे एन और एम क्या होते हैं? एन होता है एक रो में सेल्स कितने सेल्स हैं, और एम होता है नंबर ऑफ रोज। ना एम नोन है ना एन रो नोन, तो आपको किसी तरह से एम और एन दोनों कैलकुलेट करना। तो देखिए एम और एन दोनों कैलकुलेट करने के लिए दो वैल्यूज होनी चाहिए, लाइक एम और एन के लिए दो इक्वेशंस होनी चाहिए। तो दोबारा देख लो एम और एन का मतलब क्या है। मिक्स ग्रुपिंग है ना, तो एक रो में कुछ सेल्स होंगे, एक रो में एन सेल्स हैं, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, और ऐसी आपके पास एम रोज है। फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो हो गई, ऐसी टोटल जो आपके पास रोज हैं एम रोज। जिशान एम 8 नहीं हो सकता, 8 तो टोटल सेल्स है। जरा बताओगे मुझे, अगर एक रो में एन सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो, नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो, और एम आर नंबर ऑफ रोज। एन एक रो में नंबर ऑफ सेल्स हैं, एम नंबर ऑफ रोज है। तो जरा मुझे बताओगे तुम कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? अरे ये तो बेसिक क्लास 5th क्लास 6 मैथमेटिक्स है। सो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे एम एन। एक रो में एन सेल्स हैं, ऐसी एम रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो सेल्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर एम इन टू, ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स। आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स दिए हुए हैं,
दैट मीन्स और टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं कितने, 8 सेल्स हैं, m इंटू एन 8 हो गया, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। m और n में एक इक्वेशन और होती है, जब मैंने मिक्स ग्रुपिंग में ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था तो मैक्सिमम करंट के लिए एक एक्सप्रेशन और लिखा था, एम आर इक्वल टू एन आर। एम नहीं पता, कैपिटल आर कितना है 0.5, एन नहीं पता स्मॉल आर कितना है 1। सो 0.5 m इज इक्वल टू n, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं। जरा इतना रखिए, यहाँ तक लिखिए, और जिन लोगों को समझ में आ रहा है भाई इस यहाँ से n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मुझे m और n कैलकुलेट करके बता दो कितना है, फिर आगे बढ़े। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और कैलकुलेट करके बताइए m और n कितना है। चलो गुड। भाई क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा, मैं रब करूंगा सब। क्वेश्चन रब कर दूं, इतना लिख लिया सबने? सो देखिए, जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज m, n की जगह 0.5 m रख दिया आपने, विच इज इक्वल टू, so this is 0.5 m square is 8, m square is 8 by 0.5 which is 16, so m square 16 आ गया। अगर m square आ गया तो m आ जाएगा m4 आ गया। n क्या था 0.5 m, तो आपने यहाँ n लिख दिया 0.5 m, दैट मीन्स 0.5 इंटू 4, सो n आ गया 2। करंट जब आप कैलकुलेट करोगे इट्स एम एन ई बाय एम आर प्लस एन आर, तो सारी वैल्यूज नोन है। It's 4 into capital R, that's 0.5. 2 into small r, that's 1. 16 by 2 plus 2, 4. So ये ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पे कुछ इस तरह की चीजें आती हैं। यहाँ तक बताइए मुझे अगर कोई डाउट है, नहीं तो इतना नोट करो, फिर कुछ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताइए।
सो ग्रुपिंग पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां आपको खुद डिसाइड करना होगा टाइप ऑफ ग्रुपिंग क्या है, सीरीज है, पैरेलल है, मिक्स ग्रुपिंग है। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे करंट कितना है, कब करंट मैक्सिमम होगा, सारी चीजें। चलो इतना सबने लिख लिया, इसे रब करते हैं। निशान हुआ इतना? रम लिखो लिखो। निशान तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, इतना हो जाए तो बताना मुझे। Series and parallel combination of resistors. Series and parallel combination of resistors. तो देखिए रेजिस्टर्स का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक सेकेंड, रेजिस्टर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो सर्किट थ्योरी। ये डायरेक्टली किसी टेक्स्ट बुक्स में नहीं दिया होता, लेकिन जो टर्म्स मैं यहाँ सिखा रहा हूँ आपको, अगर आपको ये टर्म्स आती होंगी तो सर्किट एनालाइज करना आसान होगा। जैसे आपको आना चाहिए सर्किट देखकर ये डिसाइड करना कि करंट डिवाइड हो रहा है या नहीं, डिवीजन ऑफ करंट। सर्किट देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि करंट डिवाइड होगा या नहीं। तो इसमें याद रखो करंट डिवाइड करता है ब्रांचिंग की वजह से। करंट डिवाइड ड्यू टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग की वजह से करंट डिवाइड करता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग आनी शुरू हो जाएंगी सिस्टम में, करंट डिवाइड होता चला। जैसे मान लीजिए एक वायर है, ऐसे जा रही है, देखो वायर में कोई ब्रांच नहीं बन रही, वायर आई ऊपर मुड़ गई, ऊपर से आगे मुड़ गई, कोई ब्रांच नहीं बन रही। तो आप ये कह सकते हो कि जब वायर में ब्रांच नहीं है तो वायर में करंट डिवाइड नहीं है। जहाँ ब्रांचिंग नहीं है वहाँ डिवीजन है। लेकिन अगर ब्रांचेस बननी शुरू हो जाए, ऐसा आ गया, ब्रांच बन गई, फोल्ड होने से करंट डिवाइड नहीं होता, ब्रांच से होता है। यहाँ कोई ब्रांच नहीं थी, यहाँ दो ब्रांचेस। जैसे ही ब्रांचेस होनी शुरू होंगी, यहाँ तक करंट I1 आया, यही करंट फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये चला गया I2 और ये चला गया I3। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जो करंट I1 है यही दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना, I1 इज I2 प्लस I3। तो बस सर्किट में आपको यही देखना होता है, ब्रांच बन रही है तो करंट डिवाइड होगा, ब्रांच नहीं बन रही तो करंट डिवाइड नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे बताइएगा इनमें करंट डिवाइड होता है या नहीं। बताओ क्या इन तीनों रेजिस्टर्स में करंट डिवाइड होगा या सेम करंट जाएगा?
मुझे सबके आंसर्स चाहिए। सेम करंट होगा सब में, कोई करंट का डिवीजन नहीं होगा क्योंकि ब्रांचिंग नहीं। तो जो करंट आए यहाँ आया, वही करंट आए यहाँ जाएगा, वही करंट आए यहाँ जाएगा। तो जहाँ ब्रांचिंग नहीं है वहां करंट का डिवीजन नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखो, R1, R2, R3, बताओ क्या यहाँ करंट डिवाइड होगा? yes. तो यहाँ से अगर कुछ करंट I1 आया तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ I2 चला गया और यहाँ करंट I3 आया। आप में से जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ना भाई, देखो दिमाग ना सो जाता है, जैसे मोबाइल जाता है स्लीपिंग मोड के ऊपर, लैपटॉप चला जाता है स्लीपिंग मोड पर, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अपने ख्यालों में खो जाएगा। यही काम दिमाग के साथ भी हो। तो आप में से कई लोग हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं करते, आई एम श्योर कि उन्हें आधी क्लास का तो पता ही नहीं चलता होगा क्लास निकल कहाँ गई। जब आप में से वो लोग जो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जब लेक्चर पलट के देखोगे तो लगेगा अच्छा ये पहली बार सुन रहा है, पता ही नहीं चलता होगा कि क्लास में हुआ क्या। रिस्पॉन्ड करते रहो, जरा दिमाग एक्टिव रहता है। मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता आप रिस्पॉन्ड करें या ना करें, ये आपके अपने लिए। नहीं करोगे स्लीपिंग मोड पे चले जाओगे, फिर जब आप दोबारा सिलेबस करने पर आएंगे तो फिर समझ में आएगा कि ओके कुछ करा ही नहीं था हमने आज। याद देखिए सिलेबस बहुत वास्ट है। किसी को अगर ये गलतफहमी हो कि लॉकडाउन खत्म होगा सितंबर में, अक्टूबर से फिर दोबारा शुरू करेंगे और 3 महीने में सिलेबस खत्म कर लेंगे, तो जो लोग शुरू से हैं उन्हें अंदाजा लग गया होगा कि सिलेबस बहुत वास्ट है और बहुत डेप्थ में, पेपर बहुत डेप्थ में आता है। ऐसे नहीं होता है कि पेपर ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ लेता है, डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछता है आपसे। 3 महीने का सिलेबस नहीं है, कम से कम ये 7 से 8 महीने का सिलेबस होता है। एनीवेज, ये आ गया एक्सप्रेशन। अब एक चीज और देखो, अगर रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है ना तो करंट इक्वली डिवाइड होता है। सो ये जो I1 होगा, ये I1 I2 प्लस I3 हो जाएगा। कुछ चीजें आप अपने लॉजिक से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ एक रेजिस्टर दिया मैंने 4 ओम का, और मैं आपसे कहता हूँ यहाँ करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्प। यहाँ 10 एम्पियर का करंट आ गया। ऊपर मान लीजिए 2 ओम है, नीचे भी 2 ओम। ये तो क्लियर है कि करंट डिवाइड करेगा। अब यहाँ आप कुछ चीजें डायरेक्टली यूज कर सकते हो। रेजिस्टेंस इक्वल है ना, तो करंट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, ये जो 10 है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यहाँ जाएगा 5 एम्पियर और यहाँ भी जाएगा 5 एम्पियर। दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ करंट। तो कुछ ऐसे करंट आपका डिवाइड, ब्रांचिंग में क्यों करंट डिवाइड होता है? फायदा, जब आप ब्रांचेस बनाते हो ना ऐसी, तो इस ब्रांचेस में वोल्टेज सेम रहना चाहिए। वोल्टेज होता है आई आर, यहाँ भी वोल्टेज होगा आई आर। तो ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज सेम होना चाहिए। करंट अपने आप को ऐसे सेट करने की कोशिश करता है कि उस करंट को जब रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो तो दोनों में वोल्टेज सेम है। अगर दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग है, देखो यहाँ वोल्टेज क्या होगा I2 R2, यहाँ वोल्टेज क्या होगा I3 R3। तो ये अपने आप को करंट कुछ ऐसे सेट करेगा कि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम है। रीजन है कि वोल्टेज सेम होना चाहिए, तो इस हिसाब से करंट अपने आप को सेट करेगा कि वोल्टेज सेम। और हम इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो जैसे लिक्विड फ्लो करता है एक पाइप से। अगर इस पाइप को मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो लिक्विड का फ्लो डिवाइड होगा। बिल्कुल ऐसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है। जब आप ब्रांचेस लोगे तो वो करंट डिवाइड करता है, चार्ज का फ्लो डिवाइड होता है। बट बेटर एक्सप्लेनेशन ये वाला है कि वोल्टेज सेम रखने के लिए करंट अपने आप को चेंज कर लेता है। एनीवेज, ये समझ में आया, अगर रेजिस्टर्स इक्वल हैं तो करंट इक्वली डिवाइड कर जाएगा। Current divide equally in equal resistance.
इसको भी मैं कुछ सर्किट्स में यूज कर लूंगा डायरेक्ट कि अगर रेजिस्टर्स इक्वल हैं तो हम करंट को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करें। इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया। इसके बाद वैसे मैंने कई बार पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस किया है, बट फिर भी एक बार और देख लीजिए पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहेंगे। मुझे उम्मीद है मैंने एक आध बार जरूर डिस्कस करा होगा, लेकिन एक बार और, क्योंकि अब जो टॉपिक्स करने वहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और फिर किरचॉफ लॉ, वहां ये टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है। मान लीजिए आपने एक रेजिस्टर ले लिया, इस रेजिस्टर से आपने करंट फ्लो कराया। जब करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टर्स के एंड्स के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल होता है। मान लो एक एंड पर पोटेंशियल है वी ए, दूसरे एंड पर पोटेंशियल है वी। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। सो पोटेंशियल at points A and B are VA and V. So A और B पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल्स हैं वो पोटेंशियल्स VA और VB, ये पोटेंशियल्स हैं A और B पॉइंट्स। सर्किट्स में पोटेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट पोटेंशियल हम कभी कैलकुलेट भी नहीं करते। जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप वोल्टेज भी कहते हैं। तो यहाँ जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज VA माइनस VB। सो पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोटेंशियल्स में डिफरेंस ले लो, जो भी डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज विच इज VA माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज V इज VA माइनस VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन। तो सर्किट्स में हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं। इवन जो सेल EMF है ना, इसे आप कहते हो EMF ऑफ सेल, ये भी सिखाया था मैंने EMF में। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। इस सेल को जब आप ऐसे लिखते हो, एक टर्मिनल हायर है एक टर्मिनल लोअर, और ये सेल का EMF है। तो EMF का मतलब यही है कि हायर और लोअर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज EMF। So EMF is the potential difference between higher and lower terminal, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप वोल्टेज कहो। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ो। इतना लिखो फिर ये देखेंगे, जैसे आपने करंट में डिसाइड किया था ना कि कहाँ सेम करंट जाता है कहाँ करंट चेंज होता है, वही काम आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में भी सीखना है कि किन रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सर्किट देखकर कैसे पता चलता है कहाँ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। जिशान यहाँ तक समझ में आया? माज, रेहान,
चलिए अब आपको सीखना है डिवीजन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। आशा बोल। So division of potential difference or voltage. Potential difference or voltage. So next आपको ये सीखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज को कैसे डिवाइड करें। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज के डिवीजन के लिए पहले तो आप ये समझो कि कहाँ कहाँ पोटेंशियल सेम होता है। अगर एक वायर दे दूं मैं आपको कंडक्टिंग वायर, उस कंडक्टिंग वायर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। अगर मैं आपको एक कंडक्टिंग वायर दे रहा हूँ तो इस कंडक्टिंग वायर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल इज सेम at every point of conducting wire. So अगर आपको एक कंडक्टिंग वायर दी हुई है, उस कंडक्टिंग वायर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। लाइक ये एक वायर दी हुई है, और यहाँ मैंने पॉइंट्स ले लिए। यहाँ एक पॉइंट ए ले लिया, यहाँ एक पॉइंट बी ले लिया, यहाँ एक सी पॉइंट ले लिया। तो कंडक्टिंग वायर में ए बी और सी कोई भी पॉइंट हो, सब पर पोटेंशियल सेम है। जहाँ तक वायर जा रही है, ब्रांचिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ए बी और सी सबका पोटेंशियल सेम है, ब्रांचिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वायर है कंडक्टिंग, बिना ब्रेक की पोटेंशियल सेम। ये बताइए, ये पॉइंट समझ में आया सबको? निशान, खुरम, प्रांजल, अयान, जरा देखो, अगर मैं तुम्हें एक वायर दे रहा हूँ ना, कंडक्टिंग वायर, उस कंडक्टिंग वायर के ऊपर आप जितने भी पॉइंट्स लोगे, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। कहीं आप पॉइंट्स ले लीजिए, अगर एक कंडक्टिंग वायर है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आएगा। ए ब्रांचिंग हो या ना हो इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैंने एक वायर ले ली, बीच बीच में कहीं कहीं ब्रांचिंग भी है, पॉइंट्स ले लिए, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। बस ये जैद सिर्फ ये बताया कि वायर अगर दी हुई है, जहां भी जाओगे वायर में, अच्छा पोटेंशियल सेम क्यों है? फायदा हमने पढ़ा था इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रोस्टैट में एक टर्म पढ़ी थी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कुछ याद है फायदा क्या था इक्वी पोटेंशियल सरफेस? फायदा पोटेंशियल में पढ़ाया था मैंने इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हाँ क्या था फायदा? क्या होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस? भाई इसका जो रीजन है सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो हमने डिराइव भी करी है। कंडक्टर अगर आप लोगे, उस कंडक्टर की जो सरफेस है, दैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोस्टैट से आता है रिजल्ट। ये आप कंडक्टर ले लो, उसकी सरफेस इक्विपोटेंशियल, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो फायका और नवेद, ये रीजन है डिवीजन ऑफ पोटेंशियल का, कि सरफेस जो है कंडक्टर की, दैट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस।
पाका, नवेद, क्लियर है? रीजन ये, अब आपको ये डिसाइड करना है कि पोटेंशियल चेंज होता क्यों, कब होगा पोटेंशियल चेंज। पोटेंशियल चेंज होगा ड्यू टू रेजिस्टर और कैपेसिटर। पोटेंशियल चेंज ड्यू टू रेजिस्टर। अगर कहीं रेजिस्टर आ गया, कैपेसिटर में मैंने लिखा था कैपेसिटर, अगर कहीं रेजिस्टर आ गया, ये कंडक्टिंग वायर थी, बीच में रेजिस्टर आ गया, रेजिस्टर कंडक्टिंग नहीं होता। यहां तक अगर पोटेंशियल वी ए था, अब पोटेंशियल चेंज होकर कुछ वी बी होगा। तो जैसे ही रेजिस्टर आएगा, उस रेजिस्टर की वजह से पोटेंशियल चेंज हो जाता है। एक पॉइंट तक अगर वी ए था, दूसरे पॉइंट पर जाते ही पोटेंशियल चेंज होकर वी बी होगा। तो याद रखिएगा, वायर है, ब्रांचिंग वगैरह कुछ भी हो, बीच में रेजिस्टर नहीं है, पोटेंशियल सेम रहेगा। जैसे ही रेजिस्टर आ जाता है, पोटेंशियल चेंज हो जाता है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज वी ए माइनस वी बी। और जब आप उसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, मान लो आई करंट, V इज इक्वल टू आई आर। ये जो V है ना, दिस V इज पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप लिखते हो V इज इक्वल टू आई आर, तो आप पोटेंशियल नहीं लेते, आप पोटेंशियल डिफरेंस लेते। ये पॉइंट आया, सेकंड पॉइंट समझ में सबके? वेद, फायका, अयान। और हम देखो, जैसे ही अगर तुम्हारे सर्किट में ना, यहाँ देखो कोई रेजिस्टर नहीं था, तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम थी। ए बी सी सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम था, अगर रेजिस्टर नहीं है। लेकिन बीच में जैसे ही रेजिस्टर आया, रजिस्टर के एक एंड से आप दूसरे एंड तक जैसे ही जाओगे, एक से दूसरे एंड तक जाते जाते पोटेंशियल चेंज हो जाता है। एक एंड पर अगर पोटेंशियल वी ए था, दूसरे पर जाते जाते पोटेंशियल वी बी हो गया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज वी ए माइनस बी। सिंपल। एक एंड से दूसरे एंड तक जाओगे, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वी ए माइनस वी बी। रजिस्टर दिया ना, एक एंड पर पोटेंशियल अगर वी ए है, जब आप दूसरे एंड पर जाओगे तो अब कंडक्टिंग वायर नहीं है, बीच में रजिस्टर आ गया, ये पोटेंशियल चेंज कर देगा, वी बी हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? दोनों साइड्स के पोटेंशियल को डिफरेंस ले लो, वी ए माइनस वी बी। जब आप ओम्स लॉ लिखते हो ना, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। जब आप ओम्स लॉ लिखते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ वी वोल्टेज होता है। जब आप ओम्स लॉ लिखते हैं, तो यहाँ वी वोल्टेज होता है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो निशान सिर्फ ये है कि पोटेंशियल चेंज कब होगा, जैसे ही बीच में रजिस्टर आया, सीधी सी बात है, एक से दूसरे एंड पर जाओगे, पोटेंशियल में चेंज आया। चलिए लिखिए ना। नहीं शिवा, करंट चेंज नहीं होगा, करंट सिर्फ ब्रांचिंग की वजह से चेंज। करंट तब चेंज होगा जब ब्रांचिंग होगी। लास्ट वाले में देखो, मैंने करके दिखाया था, कई रेजिस्टर्स लगाए थे, ब्रांचिंग नहीं थी, तो करंट सेम था। शिवा, अगर रेजिस्टर्स ऐसे लगे, कोई ब्रांच नहीं है, तो करंट सेम रहेगा।
ना ना, ब्रांच, ब्रांच का मतलब होता है जहां पर डिवाइड हो। ये ब्रांच नहीं है जीशान, सर्किट्स में ब्रांच का मतलब है जहां से कुछ और इससे ब्रांच का हो, यहां से ब्रांचेस जा रही, जहां डिवीजन हो सके। निशान एक है ना अगर, तो ये ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच नहीं है। ब्रांच तब होगा जब, ये भी ब्रांच नहीं है, एक ही है सिंगल। यहाँ ब्रांचेस बननी शुरू हुई, अब करंट डिवाइड। अगर कंफ्यूज हो ना ब्रांच ब्रांच में, तो ऐसे देख लिया करो कि अगर मैं एक पाइप दे रहा हूँ और इस पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, देखो लिक्विड का फ्लो डिवाइड नहीं होने वाला। लेकिन अगर इस पाइप में फर्दर मैं ब्रांचेस बना दूं ऐसे करके, तो लिक्विड का फ्लो डिवाइड होगा। जहां लिक्विड का फ्लो डिवाइड होगा वहां करंट डिवाइड होगा, और पोटेंशियल सिर्फ चेंज होगा रजिस्टर आने की वजह से। यहाँ तक हो गया है तो मुझे बताइए, इसे रब करते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां आप डिसाइड करोगे कि वोल्टेज कहाँ सेम है कहाँ डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिसमें आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि वोल्टेज रजिस्टर्स में सेम होगा या नहीं होगा। मैंने दो रजिस्टर्स दे दिया आपको, R1 और R2। आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों रजिस्टर्स में सेम वोल्टेज जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखो उसके लिए आप क्या करेंगे, पॉइंट चूज कर लो। ये पॉइंट चूज किया, इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल दे दिया आपने, VA पोटेंशियल है ये। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या यहाँ VA होगा? इस पॉइंट पर क्या VA आएगा? आमिर, नहीं आएगा। चलो, आमिर VA कैसे आ सकता है? बीच में रजिस्टर आ गया, रजिस्टर तो चेंज कर देगा पोटेंशियल। यहाँ तो कुछ और लेना होगा। ये भी पोटेंशियल। निशान सिर्फ इतनी सिंपल सी चीज है, अगर एक जगह पोटेंशियल VA है और बीच में रजिस्टर आ रहा है, तो ये पोटेंशियल चेंज कर देगा, रजिस्टर की वजह से चेंज हो जाएगा, यहाँ VB आ। करंट, करंट बात, करंट तो ब्रांचिंग पे डिपेंड करेगा। करंट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं। करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं। अब सिर्फ ये बताओ मुझे Z, क्या यहाँ पोटेंशियल VA हो सकता है? Z बस ये डिसाइड करके बता दो कि अगर यहाँ पोटेंशियल VA है तो क्या इस पॉइंट पर VA हो सकता है? हाँ, स्ट्रेट वायर आ रही है ना, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो यहाँ भी पोटेंशियल VA हो। अगर ये पोटेंशियल VB है, सो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल VB होगा। वायर है, कोई बीच में देखो, इस इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, यहाँ से वायर है, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे चाहिए वोल्टेज अक्रॉस R1। वोल्टेज अक्रॉस R1, इसे मैं V1 कह देता हूँ। R1 के वोल्टेज होगा दैट इज VA माइनस V। वोल्टेज अक्रॉस R2,
R2 के अक्रॉस बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? माइनस। अच्छा, अब किसी का क्वेश्चन था R1 अयान, इसमें करंट क्या होगा वो नहीं पता ना, इसको देखकर देखो। अगर यहाँ तक कुछ करंट आया था तो इसके बाद तो ब्रांच शुरू हो गई, तो दोनों में अलग अलग करंट जा सकता है। इन दोनों में करंट सेम तो सिर्फ तब जाएगा जब रेजिस्टेंस सेम हो। अयान पीछे पलट के देखो डिवीजन ऑफ करंट में। डिवीजन ऑफ करंट में सिखाया था कि यहाँ पर तो करंट डिवाइड कर जाएगा ना। इन दोनों रेजिस्टर्स में करंट सेम तब जाएगा जब रेजिस्टेंस सेम हो। अदरवाइज इन जनरल तो करंट अलग हो सकता है। तो R1 R2 सेम नहीं है। अगर R1 R2 सेम है तो करंट भी सेम है। दोनों में अलग अलग करंट हो सकता है। देखो, इसमें करंट हो सकता है I1 हो, इसमें करंट हो सकता है I2 हो, लेकिन वोल्टेज दोनों में सेम आए, V1 और V2 दोनों में से। अब अगर इतना समझ में आया तो एक और सर्किट देखो जरा। अब कुछ चीजें जरा डायरेक्ट कर दें, बहुत इजी चीज है। R1 R2 R3। अब ये देखकर बताओ इन तीनों रेजिस्टर्स में क्या वोल्टेज सेम होगा या डिफरेंट होगा? वोल्टेज तीनों रेजिस्टर्स में वोल्टेज सेम होगा या डिफरेंट होगा? सो इन तीनों में सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो यहाँ लगाया था। तीनों में वोल्टेज सेम आएगा, V1 V2 V3 सेम होगा। करंट अलग हो सकता है यहाँ करंट I1 जाए, यहाँ करंट I2 जाए, यहाँ करंट I3। so, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, इतना टाइम आधा घंटा वेस्ट कर दिया इस पर, सिर्फ इसलिए कि आपको देखकर ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ वोल्टेज सेम है और कहाँ करंट सेम। करंट उस केस में सेम होगा जहाँ ब्रांचिंग नहीं होती, और अगर ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम आएगा। एक और एग्जांपल है आखिरी। R1 R2 R3 करंट फ्लो कर रहा है कुछ। मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगर यहाँ पर कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है, सेम करंट, करंट तो सेम होगा, इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्रांचिंग नहीं है, तो करंट सेम होगा। वोल्टेज बताओ, सब में सेम होगा वोल्टेज या डिफरेंट हो सकता है? देखो मैं, हाँ, मान लो इस पॉइंट को मैंने वी ए कहा, तो यहाँ वी ए नहीं हो सकता, ये वी बी होगा, ये भी वी बी हो जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा ड्रॉप है। सो R1 R2 R3 कुछ करंट फ्लो कर रहा है। हर पॉइंट का कुछ पोटेंशियल रहा होगा, तो यहाँ कुछ पोटेंशियल मान लीजिए वी ए है, यहाँ कुछ पोटेंशियल है वी बी, ये भी वी बी होगा, ये चेंज हो जाएगा वी सी, ये वी सी तो स्ट्रेट वायर यहाँ तक है, ये भी वी सी होगा, ये वी डी लेना होगा। सबके क्रॉस वोल्टेज अलग होगा। वी वन जो होगा, वी वन इज माइनस वी, वी टू इज वी बी माइनस वी सी,
V3 is VC माइनस, ऐसे कर कर वोल्टेज अलग हो जाएगा सबके, करंट सेम रहेगा। तो आगे से मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जैसे ही मैं कोई सर्किट ड्रॉ करूं, वो सर्किट देखकर आपको ये समझ में आ जाए कहाँ कहाँ सेम करंट है, कहाँ कहाँ सेम वोल्टेज है। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर सीरीज एंड पैरेलल स्टार्ट करो। इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ, मतलब अगर तुम्हें ये आता है तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हारे लिए बहुत आसान चीज है। यूजुअली टेक्स्ट बुक्स इस पोर्शन को मिस करती है, इसके आगे से शुरू करती है। चलिए अब देखिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, अच्छा एक सॉरी यार, बस एक चीज और सीख लो फिर सीरीज एंड पैरेलल शुरू हो। पावर वैसे आता तो लास्ट में, लेकिन शुरू में ही कर लेते। पावर डिसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टर। सो अगर आपको एक रेजिस्टर दिया हुआ है, इस रेजिस्टर से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, आर रेजिस्टर है, इससे कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इस जब ये करंट फ्लो करता है, बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आप कुछ भी ले लो, कोई डिवाइस ले लो, उससे करंट पास कराओ, वो हीटअप हो जाता है। चाहे वो फैन हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे ट्यूब हो, अगर इससे कुछ टाइम के लिए करंट फ्लो करता है तो वो डिवाइस थोड़ा हीटअप हो जाता है। होता क्या है कि जब भी करंट पास करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा था। ड्यू टू कोलिजन of electrons and ions, electrical energy is dissipated as heat energy। तो इलेक्ट्रॉन और आयंस के कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। सो एक रेजिस्टर है, अगर उससे कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट होती चली। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो हीट एनर्जी होगी, that heat energy is I square R। यहाँ जो हीट एनर्जी मिलेगी, that heat energy is I square R। ई एक और आता है। अगर आपको पावर चाहिए, पावर डिसिपेट, तो जो पावर डिसिपेटेड होती है दैट इज हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। पावर क्लास 11th में भी था, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, इट्स हीट बाय टाइम। तो ये पावर डिसिपेटेड आएगा I square RT डिवाइडेड बाय टी। सो दिस टी विल कैंसिल दिस टी, तो जो पावर डिसिपेट होगी ये पावर होगा I square R। तो इतना पावर डिसिपेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का I square R पार्ट हीट की फॉर्म में कन्वर्ट। इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ डिराइव नहीं करेंगे,
जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा बिल्कुल लास्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं इसको डिराइव करवा दूँ। डेरिवेशन कभी आपसे कोई पूछता नहीं, बट इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है। पूरा इलेक्ट्रोस्टैट और सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें एक साथ यूज होता है, इसको बिल्कुल एंड में करें। सो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने एक रजिस्टर लिया, उस रजिस्टर से कुछ करंट पास कराया, वो रजिस्टर हीट अप हो जाएगा। हीट अप होने का रीजन सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट हो। हीट एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका होता है, हीट एनर्जी इज आई स्क्वायर आर टी। कुछ ऐसे हम हीट एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, आई स्क्वायर आर टी। अगर आपको डिसिपेटेड पावर चाहिए, डिसिपेटेड पावर ऐसी आता है, हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। सो दिस इज आई स्क्वायर आर टी बाई टी, टी से टी कैंसिल होगा, सो दिस इज आई स्क्वायर। यहां तक बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ, इसी वजह से हीट अप होता है। जहां भी करंट फ्लो करेगा वहां एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में जरूर जाता है। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, इतना नहीं तो इतना नोट कीजिए। हाँ जीशान, टी पावर है, पावर डिसिपेट। अब देखो, इस आई स्क्वायर आर को आप कुछ और टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ना पावर इज आई स्क्वायर आर, करंट आई को आप लिख सकते हैं वी बाय आर। आई को वी बाय आर रख दीजिए, सो इट्स वी बाय आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। सो पावर इज वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। आर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, पावर आ गया वी स्क्वायर बाय आर। तो ये पावर डिसिपेटेड है वी स्क्वायर बाय आर। इसके बाद आप इसे और कन्वर्ट कर सकते हो, आप रेजिस्टेंस को सब्स्टिट्यूट कर दो। भाई रेजिस्टेंस होता है वी बाय आर, इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो पावर का एक एक्सप्रेशन और आ जाएगा, इट्स वी स्क्वायर बाय वी इंटू आर। स्क्वायर से वी कैंसिल हो गया तो पावर का एक्सप्रेशन ये भी है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो तीन एक्सप्रेशन हैं पावर के, एक आई स्क्वायर आर है, एक वी स्क्वायर बाय आर है, एक वी इंटू आर। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़िए। यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताइए। कोई डाउट नहीं है, इतना लिख लिया है तो रब करने से। चलिए अब फाइनली सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन of resistors. तो रेजिस्टर्स का जब आप सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन लोगे, फर्स्ट देखिए रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हर रेजिस्टर से सेम करंट पास होगा,
same current pass through each resistor while voltage divide. हर रेजिस्टर से करंट तो सेम पास होगा लेकिन वोल्टेज डिवाइड होता चला जाएगा, इसे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपने एक रेजिस्टेंस R1 ले लिया, एक रेजिस्टेंस R2 ले लिया, एक रेजिस्टेंस Rn ले लिया। ये सेल का ईएमएफ है, ई सेल का ईएमएफ है। सर्किट देखकर बता दो क्या करंट डिवाइड होगा, जिशान, खुरम, नीतीश, और सर्किट देखकर बता दो मुझे क्या करंट डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। कोई ब्रांचिंग नहीं है तो कोई करंट डिवाइड नहीं होगा, सबके अंदर सेम करंट जाएगा। वोल्टेज डिवाइड होगा, अब आप लोग इतना सीख गए, इसे देख कर डिसाइड कर सकते हैं। वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, यहाँ कुछ वोल्टेज गया V1, यहाँ कुछ वोल्टेज गया V2, यहाँ कुछ वोल्टेज गया V1। अब आप एक काम करो, इन सबको हटा दो, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब एक सिंगल रेजिस्टेंस जो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना ये सारे रेजिस्टर्स मिलके करे। मींस इन सबको हटाकर एक सिंगल रेजिस्टर लगाना है, दैट इज आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट को सेल से कनेक्ट किया, ईएमएफ ऑफ द सेल इज, ये आर इक्विवेलेंट। V1, V2, Vn n वोल्टेजेस हैं, आर इक्विवेलेंट सारे रेजिस्टर्स की जगह एक सिंगल रेजिस्टर लगा दिया, दैट इज आर। अब जो सेल का टोटल जो वोल्टेज है अक्रॉस द सेल, कुछ करंट फ्लो कर रहा है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस सेल, सेल के अक्रॉस, सॉरी अक्रॉस सेल नहीं, अक्रॉस सर्किट। तो सर्किट के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज है, दैट टोटल वोल्टेज इज E। अभी जो मैं सेल ले रहा हूं, दैट्स एन आइडियल सेल। आइडियल सेल मींस इस सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं। फिलहाल जब हम थ्योरी डेवलप कर रहे हैं तो हम एक आइडियल सेल लेके चल रहे हैं जिसका अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं। तो इस पूरे सर्किट के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज है, दैट इज E। टोटल करंट इन सर्किट टोटल करंट आप लिख सकते हैं टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज आर। ये टोटल वोल्टेज है अक्रॉस द सर्किट। अब यहाँ वोल्टेज डिवाइड होगा, दैट मीन्स यही जो ई वोल्टेज है ना, ये इस एन पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा। मीन्स अगर आप V1, V2, Vn सबको ऐड करते हैं तो सबको ऐड करने के बाद टोटल वोल्टेज V मिलेगा। सो टोटल वोल्टेज अक्रॉस सर्किट, तो सर्किट के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज है वो E है, विच इज V1, V2, V। सो टोटल वोल्टेज के लिए इंडिविजुअल वोल्टेजेस को आपने ऐड कर दिया। अब वोल्टेज आप कैसे निकालोगे, आई आर, देखो यहाँ से E निकाल सकते हैं। E क्या होगा, I इंटू आर इक्वल। तो इस E को आप लिख सकते हो, इट्स I मल्टीप्लाइड बाय आर इक्वल। V1 है, V1 को लिख सकते हैं IR1, V2 को लिख सकते हैं IR2, Vn को लिख सकते हैं IR। तो यहां से आप R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इट्स R1 प्लस R2
प्लस आर। वैसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, इट्स R1 प्लस R2 अप टू R। सो टोटल ईएमएफ मिल गया, टोटल करंट मिल गया सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आ गया R1 प्लस R2 प्लस R। इसके बाद वो आपसे पूछेगा करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। पहले मुझे यहाँ तक बताइए, इस पॉइंट तक सबका क्लियर है? फिर आगे बढ़े। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो इतना लिख लीजिए, फिर आगे की चीजें कैलकुलेट। और किसी के डाउट्स है तो मुझे बताइए। देखो एग्जाम में 2 से 3 सर्किट्स आते हैं, अच्छा खासा वेटेज होता है सर्किट्स का। आपको अगर रेजिस्टर्स के सर्किट आते हैं और कैपेसिटर मिस भी कर दिया तो आप कैपेसिटर सीख जाओ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कैपेसिटर और रेजिस्टर के सर्किट्स। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया R1 प्लस R2 अप टू R। अब आपको चाहिए करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। सो देखो हर रेजिस्टर से सेम करंट पास होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सारा करंट किसके इक्वल होगा? जो करंट सेल से गया था, I1 I2 IN, ये सब I के इक्वल आएगा। जरा देख कर बताओ क्या वोल्टेज भी सेम था? वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर में देखो वोल्टेज अलग है सबके अक्रॉस। सो V1 जो होगा, दैट V1 इज I1 R1, और I1 किसके इक्वल है? टोटल करंट के। आप इसे लिख सकते हैं IR। V2 है I2R2, I2 को आप लिख सकते हैं IR। Vn है विच इज INRN, IN है I इंटू R। तो ऐसे आप करंट वोल्टेज कैलकुलेट करोगे हर रजिस्टर के अक्रॉस, V1 V2 Vn जो भी रजिस्टर्स हैं सबके अक्रॉस अलग अलग आप वोल्टेज। इतना लिख लीजिए, फिर पावर कैलकुलेट करूँ, सब रब करूंगा मैं, फिर पावर कैलकुलेट करूँ। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना तो न्यूमेरिकल्स भी कुछ इसी ऑर्डर में आएंगे। अगर ये थ्योरी आपको ढंग से आती है तब तो ऐसा आना चाहिए कि रट जाए आपको सारी चीजें, सर्किट्स आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
सो देखिए अगर हम पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करें, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ईच रजिस्टर, देखिए सारे रजिस्टर्स में निशान वी एन आई एन आर एन वी एन लिखा है, आई एन आर एन आई के इक्वल था आई आर ना, V1 V2 VN लिख दिया बस, 2 की जगह एन आई। हर रजिस्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेटेड चाहिए, P1 आ जाएगा I1 स्क्वायर R1, I1 टोटल करंट I के इक्वल, so it's I square R1, that's P। P2 जब आप लोगे, it's I2 square R2, I2 is I, which is I square R2। ऐसे जब आप nth के अक्रॉस लोगे Pn, so this is In square Rn, In को I लिख दीजिए, so this is I square R। ऐसे आपने पावर डिसिपेट कैलकुलेट कर लिया अक्रॉस ईच रजिस्टर। जब आप टोटल पावर डिसिपेटेड लोगे, टोटल पावर डिसिपेटेड P, then this total power is the algebraic sum of P1 P2 up to Pn। तो टोटल पावर इंडिविजुअल पावर्स का एल्जेब्रिक सम है, सबको आपने एल्जेब्रिकली ऐड, जब ऐड करेंगे तो देखिए P1 है आई स्क्वायर R1, P2 है आई स्क्वायर R2, Pn है आई स्क्वायर Rn। तो P हो गया आई स्क्वायर इज कॉमन, R1 R2 अप टू R, और ये R1 प्लस R2 प्लस Rn को आप R इक्वलेंट लिख सकते हैं। सो पावर हो गया आई स्क्वायर इंटू आर इक्वल, तो टोटल पावर R1 प्लस R2 प्लस Rn को लिख सकते हैं ना, R इक्वल टोटल पावर का एक्सप्रेशन हो गया आई स्क्वायर इंटू आर। बस आज लास्ट टॉपिक था, थर्सडे से कंटिन्यू करें। सर्किट्स में ये सारी चीजें पूछ लेता है आपसे, हो सकता है एक सिंगल न्यूमेरिकल हो जो ये सारी चीजें कैलकुलेट करवा दे। इतना लिखा सबने? चलिए आज इसे यही छोड़ते हैं, थर्सडे कंटिन्यू करें। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज।